तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस का इम्पोर्टेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं, और टैक्स किसके हिसाब से लगता है। तो कोई भी टैक्स पेयर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसकी दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक टाइप्स ऑफ पर्सन और दूसरा देखा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब होता है निवासी स्थिति। अब ये जो टाइप्स ऑफ पर्सन है कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति तो 7 तरह के होते हैं। जैसे पहला व्यक्ति इंडिविजुअल कहलाता है, दूसरा एचयूएफ कहलाता है, तीसरा फर्म कहते हैं, चौथा कंपनी कहते हैं, पांचवा लोकल अथॉरिटी, 6 नंबर पे एओपी, आरबीओआई, और लास्ट होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनकम टैक्स के हिसाब से यही 7 तरह के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनकी निवासी स्थिति अलग अलग होती। तो तीनों की निवासी स्थिति अलग अलग समझना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति होता है वो कहलाता है रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं साधारण निवासी। दूसरा व्यक्ति होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको बोलते हैं असाधारण निवासी। और तीसरा जो व्यक्ति है उसका है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इसे बोलेंगे अनिवासी। यानी एक व्यक्ति जो भारत में रह के बिजनेस करता है या भारत का नागरिक है, वो 3 में से कोई एक ही स्टेटस में होगा। अगर आप साधारण हैं, रेजिडेंट इन इंडिया हैं, और आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, तो दुनिया में कहीं भी पैसा कमाएंगे, लेकिन टैक्स आप इंडिया में पे करेंगे। मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी पैसा कमाओ, वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करिए, लेकिन इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस केस में? आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? साधारण। आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मेरा बिजनेस अमेरिका में है और मैं वहाँ पैसे कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो यहाँ क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? वहाँ भी टैक्स दो, यहाँ भी टैक्स दो। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा। तो फिर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में रहिए। इसलिए जो लोग रेजिडेंट का स्टेटस लेते हैं, साधारण निवासी का स्टेटस लेते हैं, उनको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। और जो लोग नॉट ऑर्डिनरी होते हैं वो सिर्फ
उस इनकम पर इंडिया में टैक्स पे करेंगे जो इंडिया में अर्न होगा या इंडिया में रिसीव होगा। इंडिया में कमाएंगे या इंडिया में रिसीव करेंगे तो इंडिया में टैक्स देंगे, अदरवाइज टैक्स। अगर आप नेपाल में या अफगानिस्तान में पैसा अर्न करते हैं तो यहाँ की इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, यानी सिर्फ इंडिया में ही आपको टैक्स लगेगा। अगर अर्न करेंगे तब भी लगेगा, रिसीव करेंगे तब भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरे वाले में हैं, आपका स्टेटस क्या है, अनिवासी, जिसको शॉर्टकट में NRI लोग बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इन। जो लोग NRI होते हैं वो भारत के लोग, लेकिन जाके विदेश में किसी देश में बस गए हैं और वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है, तो वो लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पर इंडिया में वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, ना उनका अधिकार बनता है। वो लोग तभी टैक्स देंगे जब इंडिया में आएंगे, यहाँ व्यापार करेंगे तो टैक्स देंगे, और दुनिया में कहीं भी व्यापार करेंगे तो इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जो निवासी होते हैं वही नागरिक होते हैं, तो नागरिकता अलग चीज़ है और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है। जो सिटीजनशिप होती है, नागरिकता, वो अलग चीज़ होती है। मतलब कोई भी इंडियन जो भारत का नागरिक है वो इनकम टैक्स के हिसाब से अनिवासी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से साधारण निवासी हो सकता है, लेकिन उसका नागरिकता नहीं होगा। कोई इंडिया का आदमी इंडिया में नागरिक होगा, लेकिन उसकी निवासी स्थिति ये हो सकती है अनिवासी। अब कोई अमेरिकन होगा जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसकी निवासी स्थिति साधारण भी हो सकती है। मतलब नागरिकता और निवासी स्थिति बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों से कोई तालमेल नहीं है। तो इनकम टैक्स जब आपको देना हो, तो जब भी इनकम टैक्स आप देंगे तो दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। वैसे आम तौर से 90% लोग यही होते हैं, लेकिन बहुत सारे केस हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो भारत में हैं लेकिन उनके बहुत सारे व्यापार विदेश में भी हैं। तो इसलिए ये नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति कैसे इंडिया में टैक्स देगा। तो सिर्फ ये न ध्यान दीजिए कि इंडिविजुअल हैं तो 2.5 लाख माफ, वो तो है, लेकिन साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि अगर आपकी निवासी स्थिति साधारण है तो आप इंडिया में या दुनिया में कहीं भी बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप, पहला वाला केस है ये, साधारण वाले केस में इंडिया के हैं आप, साधारण निवासी, तो दुनिया में कहीं भी पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स। और ये दूसरा केस है कि आप कहीं भी रहें भारत में, भारत से बाहर कहीं भी रहें, व्यापार करें, लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ये सेकंड वाला है, तब आपको इंडिया में टैक्स कब देना पड़ेगा? जब इंडिया में आप व्यापार करके पैसा कमाएं, या व्यापार नहीं कर रहे हैं तो पैसा रिसीव कहीं से प्राप्त करें, तो इंडिया में टैक्स देना है। और तीसरा है अनिवासी, ये उन लोगों के लिए है
कि ये दुनिया में कहीं भी इनकम अर्न करे, दुनिया में कहीं भी, ये लोग इंडिया में टैक्स नहीं देते। ये लोग सिर्फ इंडिया में टैक्स तब देंगे जब इंडिया में ये लोग पैसा अर्न करेंगे, यहीं पर बिजनेस करेंगे, तब ये टैक्स देंगे। कैसे आप बताएंगे कि एक व्यक्ति मिस्टर एक्स साधारण है या मिस्टर वाई असाधारण है? कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो इसके लिए एक लॉ है। लॉ क्या है? पहला है प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन के अंदर दो कंडीशन है। पहला, ही और शी स्टे इन इंडिया 182 days or more in previous year। दूसरा नियम है कि ही और शी स्टे एटलीस्ट 60 days in previous year and 365 days or more in last 4 years। प्राइमरी कंडीशन के अंदर कितनी कंडीशन है? दो। पहली कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति पिछले साल, जैसे ये करंट ईयर है तो इसके पीछे का जो साल है वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर पिछले साल 182 दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो ये लगभग 6 महीना है, हाफ है। तो कोई भी व्यक्ति इंडिया में अगर 6 महीने तक रह लेता है एक साल में, पिछले साल, या ये नहीं कर पाता, 6 महीने नहीं रह पाता है, तो ये कंडीशन पूरी कर सकता है। कम से कम 60 दिन वो पिछले साल इंडिया में रहा हो। कितना दिन? 60 दिन। और उस 60 दिन के पिछले 4 सालों में कुल मिला के 65 दिन रहा हो, तब भी मान लिया जाएगा कि उसने प्राइमरी कंडीशन को, यानी दो कंडीशन में से एनी वन ऑफ बोथ, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरा करना है। दोनों नहीं, कोई एक पूरा करना है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक पूरा कर लें तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, या तो आप साधारण हैं या असाधारण हैं, आप अनिवासी नहीं हैं। ये क्लियर हो गया। मतलब यू सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ बोथ कंडीशन, इट मीन्स यू आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपको दो में से एक कंडीशन को क्या करना है? फुलफिल करना है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कंडीशन पे। सेकेंडरी कंडीशन यानी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, ही और सी स्टे कितना? 2 years आउट ऑफ 10 years।
पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो। दूसरा, ही आर सी स्टे 730 days or more in last 7 years। पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल होगा। अब आप इसका मतलब समझिए कि जो व्यक्ति, पहली चीज़ समझिएगा, जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से 1 और बी दोनों में से कोई भी क्या कर ले, पूरी कर ले, मतलब सेटिस्फाइड, फुलफिल कर ले, दोनों में से एक, चाहे ये चाहे ये। दूसरा, सेकेंडरी कंडीशन, बोथ ए एंड बी फुलफिल करें। जो व्यक्ति दोनों में से एक और सेकेंडरी दोनों पूरी करता हो उसको बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में साधारण नागरिक या साधारण व्यक्ति, इनकम टैक्स के अनुसार इसको साधारण व्यक्ति बोलते हैं या साधारण निवासी बोलते हैं। सॉरी, साधारण निवासी कौन होता है? जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो और सेकेंडरी दोनों, बोथ द सेकेंडरी, ये दोनों पूरी करता हो। 10 साल में 2 साल लगातार और पिछले 7 साल में कुल जोड़ जाड़ के 730 दिन कम से कम इंडिया में रहा होगा तो उसे कहा जाएगा साधारण निवासी। अब दूसरा केस ले लीजिए। कोई व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो और सेकेंडरी 1 और नन। 1 का मतलब कोई एक पूरी करता हो और नन का मतलब कोई भी पूरी न करता हो, उसको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसे बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में असाधारण निवासी। असाधारण निवासी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों कंडीशन में से कम एक पूरी करता हो और सेकेंडरी एक करता हो या दोनों न करता हो तो उसको कहा जाएगा। और जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से एक भी पूरी न करता हो, चाहे सेकेंडरी पूरी करता हो या न करता हो, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ना पूरा करे, सेकेंडरी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सेकेंडरी अगर करे तो भी अनिवासी, ना करे तो भी अनिवासी। तो अब तीनों कैटेगरीज एक बार बताइए कि साधारण निवासी किसे बोलेंगे? जो व्यक्ति प्राइमरी की दोनों में से एक कंडीशन पूरी करे
और सेकेंडरी दोनों करे, वो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का क्या डिफिनीशन है? प्राइमरी की दोनों में से एटलीस्ट एक और सेकेंडरी एक या दोनों ना करे, वन और नन। और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया का डिफिनीशन क्या है? जो प्राइमरी की कोई कंडीशन ना पूरी करे। हाँ, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से अ पर्सन हु सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ प्राइमरी कंडीशन एंड बोथ secondary condition is called resident and ordinary resident. In second case, a person who satisfied any one of primary condition and one or none secondary condition is called resident but not ordinary resident. And third, a person who don't satisfied any of the both primary condition, whether he satisfied additional condition or not, is called non-resident in India. So we are discussing about residential status. So we can say, so there are three residential status of a person. So before calculating tax of any individual, we have to see the types of person and residential status. Suppose a person who is earning income in America, but his relative is receiving income in India. So whether he is liable to pay tax or not. So first of all, we have to check his or her residential status. If that person is resident and ordinary resident, in that case the global income will be levied as per Indian tax regime. So he has to pay tax to the government. So that's why it is very important before calculating tax. जब भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या देखेंगे? एक व्यक्ति कौन सा है और एक उसकी निवासी स्थिति क्या है। तो कंप्लीट हो गया ये। तो फोटो ले लीजिए या फिर रफ कर दें। ये जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, जो पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई इन सब केस में लागू होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी हो, फर्म हो, तो उसका तो निवासी स्थिति नहीं होता ना, वो तो ट्रैवलिंग नहीं करती। कोई व्यापार तो ट्रैवलिंग नहीं करता। व्यक्ति है, एचयूएफ है, इंसान तो इधर से उधर जाता रहता है, इसलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ज़रूरी है पता करना। लेकिन अगर वो कंपनी हो या फर्म हो तो दो ही केस हो सकता है। या तो वो ऑर्डिनरी होगा, रेजिडेंट इन इंडिया, या वो नॉट रेजिडेंट इन इंडिया होगा। कहने का मतलब इसमें तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है। इंडिविजुअल में था ना 3, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ऑर्डिनरी बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी था। देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब कि जो उसका बिजनेस है, उस बिजनेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली
इन इंडिया से होता है तो उसे आप भारतीय कंपनी कह सकते हैं। यानी डोमेस्टिक कंपनी कह सकते हैं या इंडियन कंपनी कह सकते हैं। किस कंपनी को कैसे डिसाइड करेंगे? दो चीज़ों पे, उसका कंट्रोल कहाँ से होता है और उसको मैनेज कहाँ से किया, कहाँ से? पूरी तरह से, फुल्ली इन इंडिया। जैसे विप्रो इंडिया की कंपनी है, उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, लेकिन पूरी दुनिया में उसका व्यापार है। अमेरिका में भी है, स्पेन में भी है, यूक्रेन में भी, हर जगह है। तो जो लोग उसकी कंपनी में अमेरिका में वर्क कर रहे होंगे तो वो अमेरिका में जो बिजनेस से इनकम हो रही है विप्रो को, वो भी इंडियन लॉ के हिसाब से टैक्स पे करेगा, क्योंकि विप्रो का कंट्रोलिंग अमेरिका से नहीं हो रहा है। जैसे जो गूगल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप जो यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, बट कंट्रोलिंग इंडिया में नहीं है। ये यूएस की कंपनी है। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो हम लोग इंस्टा यूज़ करते हैं, वो सब यानी उसका कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट दोनों चीज़ें कैलिफोर्निया में एक सिलिकॉन वैली है। हाँ, तो सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, वहीं पर दुनिया की सारी बड़ी कंपनियाँ हैं। जैसे इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, ज़्यादातर कंपनियाँ सॉफ्टवेयर की, आईटी की कंपनियाँ ज़्यादातर बेंगलोर में, वैसे ही आईटी की सारी कंपनियाँ अमेरिका में सिलिकॉन वैली में है। तो कहने का मतलब गूगल का ऑफिस इंडिया में होगा, चीज़ें मैनेज होती होंगी, बट जो हेड है उसका, जहाँ से मेन कंट्रोलिंग है, वो इंडिया से। तो फिर गूगल इंडियन कंपनी नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? फॉरेन कंपनी। तो गूगल अपनी इनकम पे इंडिया में टैक्स, हाँ, इंडिया में जो वो बिजनेस कर रहा है वो इंडियन लॉ के हिसाब से इंडिया में टैक्स देगा, बाकी कंट्री का पैसा जो इनकम है वो यहाँ पे नहीं देगा। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो डोमेस्टिक है? अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया से होता है, और यहाँ से मतलब जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा कहाँ से होता है? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? उसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप क्या है? क्योंकि उसका कंट्रोलिंग। तो इंडिया में वो लोग जो टैक्स पे करेंगे तो 40% टैक्स पे करते हैं, और जो ये लोग हैं जो इंडिया में कंट्रोलिंग है, वो लोग 30% टैक्स पे करते हैं। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि इंडिया में दोनों काम कर रहे हैं, जो इंडिया के हैं वो भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन कहाँ का है? अमेरिका का, लेकिन इंडिया में व्यापार कर रहा है। और फ्लिपकार्ट कहाँ का है? इंडिया का। अभी वो भी इंडिया का नहीं रहा, उसे भी खरीद लिया वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो जैसे मित्रा, मान लीजिए मित्रा है, तो मिंत्रा तो इंडिया का है। तो वो जो इंडिया का है तो वो कितना देता होगा अपनी इनकम पे टैक्स? लेकिन जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो कितना देगा? क्योंकि उसका कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया है। तो विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं, कोई भी दुनिया का कंपनी कहीं भी व्यापार कर सकता है, लेकिन हम अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंपनी को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए
फॉरेन कंपनियों पे टैक्स का बर्डन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और अपनी कंपनियों को थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अपनी भी कंपनियां फॉरेन में जाके बिजनेस करती हैं तो फिर उनको भी दिक्कत हो जाएगी। और फॉरेन से एफडीआई आता है, प्रमोट करना है तो मान लीजिए विदेश से पैसा आएगा तो हमारी करेंसी मजबूत होती है, इकॉनमी हमारी डेवलप करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं रख सकते, लेकिन इनको प्रोटेक्ट भी करना है, नहीं तो ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएंगी। अब जैसे चाइनीज़ कंपनी है, अगर उन पर हम ज़्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो यहाँ की मार्केट को ख़त्म कर देंगे। जैसे हीरो की गाड़ियाँ हैं 50,000, 60,000, 70,000 में, अगर वहाँ की बाइक्स को यूज़ करें और कस्टम ड्यूटी यहाँ से हटा दिया जाए तो मान के चलिए 30-35 हज़ार में वैसी बाइक मिल जाएगी जो यहाँ पर 70,000 में, तो मार्केट बंद नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़े से यहाँ की जब कंपनियों को मजबूत करने के लिए कम्पीट कर सके और फिर नई नई कंपनियाँ भी आगे बढ़ती हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। और सिर्फ इंडिया थोड़ी करता है, सभी करते हैं। हर देश के लोग अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग टैक्स रखते हैं और दूसरे के लिए जो बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे शायद वो क्या होगा, सबके लिए एकदम छूट दे दिया कि चाहे यहाँ क्या करो चाहे वहाँ, तो वो स्थिति पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अमेरिका वगैरह में एकदम ओपन मार्केट है। हाँ, कहीं भी कोई भी कुछ भी खरीदे बेचे कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए इतना सिस्टम मजबूत होना चाहिए ना कि कोई भी आए तो आपके सामान पे कोई असर नहीं पड़े, तो उस तरह का होना चाहिए ना मार्केट। फिर ओवरऑल आज का टॉपिक हम लोग का था रेसिडेंशियल स्टेटस, ये कंप्लीट हो गया। और कल हम लोग जो स्टडी करेंगे टॉपिक होगा हमारा वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे सैलरी के बारे में। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर में जो मार्जिनल रिलीफ है एनेक्चर, वो एक दिन किसी दिन स्टडी कर लिया जाएगा।